शुआनजांग एक ऐसे समय में पैदा हुए जब चीन में बहुत उथल पुथल मची हुई थी। समाज में अस्थिरता थी, लोग अपने भविष्य को लेकर चिंतित थे और हर तरफ अनिश्चितता का माहौल था। 7वीं शताब्दी ईस्वी की बात है और चीन बंटा हुआ था। अलग अलग राजवंशों के बीच सत्ता के लिए संघर्ष चल रहा था और देश के कई हिस्सों में अशांति फैली हुई थी। लेकिन इसी उथल पुथल के बीच शुआनजांग नाम के एक छोटे लड़के के अंदर एक अलग तरह की हलचल थी। वह बाहर की दुनिया की हलचल से कहीं ज्यादा अपने भीतर के सवालों से जूझ रहे थे। छोटी उम्र से ही वो बौद्ध धर्म की शिक्षाओं की तरफ खींचे चले गए। मंदिरों की घंटियों की आवाज और शांति से भरे वातावरण ने उनके मन में गहरी छाप छोड़ी। वो बुद्ध की कहानियों और उनके ज्ञान प्राप्ति के रास्ते से बहुत प्रभावित थे। हर कथा, हर उपदेश उनके लिए एक नई प्रेरणा बन जाती थी। इसी लगाव ने उन्हें एक ऐसे सफर पर निकलने के लिए मजबूर कर दिया जिसने उनकी जिंदगी बदल दी और दुनिया पर एक गहरी छाप छोड़ी। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उनके भीतर की जिज्ञासा उन्हें आगे बढ़ाती रही। शुआनजांग सिर्फ बौद्ध रिलीजन ग्रंथों को पढ़कर संतुष्ट नहीं थे। उन्हें लगता था कि किताबों में लिखी बातें अधूरी हैं और असली ज्ञान अनुभव से ही मिलता है। वो एक गहरी समझ, धर्म के एक और पूरे अनुभव के लिए तरस रहे थे। उनके मन में यह सवाल बार बार उठता था कि क्या वे सच में बुद्ध के बताए मार्ग को समझ पाए हैं। उन्हें इन शिक्षाओं के स्रोत, उस जगह की यात्रा करने की तीव्र इच्छा महसूस हुई जहां खुद बुद्ध ने घूमकर उपदेश दिया था। वे जानना चाहते थे कि असली बौद्ध धर्म कैसा है और उसकी जड़ें कहां हैं। 7वीं शताब्दी के एक चाइनाई भिक्षु की नजरों में ये जगह भारत थी, एक दूर और रहस्यमय देश जहां ज्ञान की खोज उन्हें बुला रही थी। शुआनजांग के भीतर का यह जिज्ञासु बालक अब एक महान यात्रा की ओर बढ़ने को तैयार था। 7वीं शताब्दी के चीन में बौद्ध धर्म अभी भी एक नया धर्म था। यह सदियों पहले भारत से चीन आया था, लेकिन बौद्ध रिलीजन ग्रंथों के चाइनाई अनुवाद अधूरे और कई बार विरोधाभासी थे। इससे चीन के बौद्ध विद्वानों में भ्रम और बहस पैदा हुई। वे धर्म की अपनी समझ को साफ करने के लिए असली संस्कृत ग्रंथों तक पहुंचने के लिए तरस रहे थे। शुआनजांग ने इस पुकार को गहराई से महसूस किया। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म की शिक्षाओं का असली सार चीन वापस लाने के लिए भारत की तीर्थ यात्रा जरूरी है। उन्होंने एक ऐसे भविष्य की कल्पना की जहां उनके देशवासी असली रिलीजन ग्रंथों की स्पष्टता और ज्ञान से लाभ उठा सके। इसी सोच ने उन्हें पश्चिम की ओर, बौद्ध धर्म के केंद्र की ओर एक खतरनाक यात्रा शुरू करने के लिए प्रेरित किया। चीन से भारत की यात्रा डरपोक लोगों के लिए नहीं थी। यह प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह के खतरों से भरी यात्रा थी। हालांकि शुआनजांग नहीं डरे। अटूट विश्वास और ज्ञान की प्यास से लैस उन्होंने अपने कुराजेक कार्य की शुरुआत की। उन्होंने खतरनाक पहाड़ी रास्तों को पार किया, झुलसा देने वाले रेगिस्तानों को पार किया और डाकुओं और जंगली जानवरों का सामना किया। इन सब के बावजूद शुआनजांग डटे रहे। उन्होंने अपनी बुढ़ाई, अपने साहस और अजनबियों की दया पर भरोसा किया। वो अक्सर रेशम मार्ग पर व्यापारियों और साथी यात्रियों के साथ कहानियां और संसाधन साझा करते हुए पाए जाते थे। उनकी यात्रा केवल एक भौगोलिक स्थान तक पहुंचने के बारे में नहीं थी, ये एक आध्यात्मिक खोज थी। उनके धर्म के प्रति उनकी दृढ़ता और प्रतिबद्धता की परीक्षा थी। भारत पहुंचने पर शुआनजांग का स्वागत एक ऐसे देश ने किया जिसकी भूमि पर इतिहास और स्पिरिचुअलता की गूंज थी। यहाँ की हवाओं में प्राचीन कथाएं और बुद्ध के उपदेश गूंजते थे, मानो हर पत्थर और हर रास्ता कोई कहानी कह रहा हो। यह वही देश था जो उन कहानियों से गूंज रहा था जिनके साथ शुआनजांग बड़े हुए थे। यहाँ के बाजारों, गलियों और मंदिरों में बुद्ध के जीवन की झलक हर जगह मिलती थी। उन्होंने बुद्ध के जीवन से जुड़े पवित्र स्थलों का दौरा किया जिनके बारे में उन्होंने बचपन से सुना था और जिनकी यात्रा का सपना देखा था। उनके जन्म स्थान लुम्बिनी से लेकर जहां रानी मायादेवी ने बुद्ध को जन्म दिया था, बोधगया में उनके ज्ञान प्राप्ति के स्थान तक जहां पीपल के वृक्ष के नीचे बुद्धात्व की प्राप्ति हुई थी। शुआनजांग के लिए हर जगह का गहरा आध्यात्मिक महत्व था, क्योंकि ये स्थल न केवल इतिहास के प्रतीक थे बल्कि आत्मिक यात्रा के भी केंद्र थे। इन स्थलों पर वे बुद्ध की शिक्षाओं से एक गहरे स्तर पर जुड़ सके और उनके अनुभवों को प्रत्यक्ष रूप से महसूस कर सके। उन्होंने इन पवित्र प्लेसों पर ध्यान लगाने
साधना करने और अपने भीतर शांति खोजने का प्रयास किया। xuanzang ने वातावरण को महसूस किया, प्राचीन ईंटों को छूकर इतिहास की गहराई को जाना और बुद्ध के संदेश पर विचार करने में समय बिताया, जिससे उन्हें अपने जीवन के उद्देश्य का बोध हुआ। उन्होंने प्लेसीय मंकों और विद्वानों के साथ चर्चा की, जिनसे उन्हें बौद्ध धर्म की गहराई और विविधता का अनुभव हुआ। xuanzang उनकी अंतर्दृष्टि और दृष्टिकोण से सीखने के लिए उत्सुक थे और उन्होंने प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया। बौद्ध धर्म के उद्गम स्थल में ये विसर्जन xuanzang के लिए एक परिवर्तनकारी अनुभव था, जिसने उनके भीतर नई ऊर्जा और जिज्ञासा का संचार किया। इस यात्रा ने उनकी समझ को समृद्ध किया, उन्हें बौद्ध दर्शन की गहराई से अवगत करवाया और धर्म के साथ उनके संबंध को गहरा किया, जिससे वे न केवल एक तीर्थयात्री बल्कि एक सच्चे साधक बन सके। xuanzang की यात्रा, आपको पता है, असल में नालंदा विश्वविद्यालय में अपने चरम पर पहुंची, जो कि दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रसिद्ध शिक्षा केंद्रों में से एक है। ये प्राचीन संस्थान, जिसे अब हम बिहार, भारत कहते हैं, बौद्ध विद्वता का एक सच्चा प्रकाश स्तंभ था, जो पूरे एशिया से छात्रों और शिक्षकों को आकर्षित करता था। यहाँ हजारों साथी विद्वानों से घिरे xuanzang ने खुद को बौद्ध रिलीजन ग्रंथों के अध्ययन में पूरी तरह से डुबो दिया। उन्होंने विश्वविद्यालय के विशाल पुस्तकालय में अनगिनत घंटे बिताए, प्राचीन ग्रंथों को पढ़ते हुए और प्रसिद्ध आचार्यों के साथ जीवंत बहस में शामिल होते हुए। xuanzang ने बौद्ध विचारों के विभिन्न स्कूलों का अध्ययन किया, संस्कृत में महारत हासिल की और वास्तव में बौद्ध दर्शन, तर्क और ध्यान की अपनी समझ को गहरा किया। एक पवित्र और विद्वान भिक्षु के रूप में xuanzang की प्रतिष्ठा, आप कह सकते हैं, पूरे भारत में फैल गई। वो कन्नौज के शक्तिशाली राजा हर्षवर्धन सहित कई शासकों से मिले और वास्तव में उन्हें प्रभावित किया। राजा हर्ष, जो खुद एक रिलीजन निष्ठ बौद्ध थे, xuanzang के संरक्षक और समर्थक बन गए। xuanzang के विशाल ज्ञान और बौद्ध शिक्षाओं की उनकी गहरी समझ को पहचानते हुए राजा हर्ष अक्सर धर्म और शासन के मामलों पर उनकी सलाह लेते थे। इन बातचीतों ने xuanzang को इंडिया या समाज, राजनीति और रोजमर्रा के जीवन में धर्म की भूमिका के बारे में बहुमूल्य जानकारी दी। उन्होंने बौद्ध धर्म की विभिन्न व्याख्याओं के बारे में सीखा, जो भारत में प्रचलित थीं, जिसने वास्तव में धर्म की उनकी समझ को समृद्ध किया। भारत में कई साल बिताने के बाद xuanzang ने वहां की संस्कृति, परंपराओं और बौद्ध धर्म के गहरे रहस्यों को आत्मसात कर लिया था। उन्होंने न केवल बौद्ध रिलीजन ग्रंथों का अध्ययन किया, बल्कि इंडियाई विद्वानों और साधुओं से भी गहन संवाद किया। इतने वर्षों के बाद xuanzang ने फैसला किया कि अब चीन लौटने का समय आ गया है। यह निर्णय आसान नहीं था, क्योंकि भारत की भूमि और वहां के लोग उनके दिल के बहुत करीब हो गए थे। लेकिन वे जानते थे कि उनका असली उद्देश्य इन अनुभवों और ज्ञान को अपने देशवासियों तक पहुंचाना है। वो न केवल यादें और अनुभव वापस लाए, बल्कि बौद्ध रिलीजन ग्रंथों का एक अनमोल खजाना भी लाए, जिनमें कई दुर्लभ और महत्वपूर्ण ग्रंथ शामिल थे, जिन्हें उन्होंने स्वयं संजो कर रखा था। 520 बक्सों में पैक 657 खंड, जिनमें से हर एक ग्रंथ बौद्ध दर्शन और ज्ञान का प्रतीक था, जिन्हें 20 घोड़ों ने लंबी और कठिन यात्रा के दौरान ढोया था। यह कारवां रेशम मार्ग से होते हुए चीन पहुंचा। चीन में उनकी वापसी सच में विजयी थी। लोग सड़कों पर उमड़ पड़े थे। हर कोई इस महान यात्रा की गाथा सुनना चाहता था। सम्राट और लोगों ने उनका एक नायक के रूप में स्वागत किया। xuanzang के लिए यह क्षण गर्व और संतोष से भरा था। xuanzang ने फिर अपना बाकी जीवन भारत से लाए गए रिलीजन ग्रंथों का अनुवाद करने में लगा दिया, ताकि वे अमूल्य ज्ञान चाइनाई समाज तक पहुंचा सकें। उनके प्रयासों से ये ग्रंथ चाइनाई लोगों के लिए सुलभ हो गए और बौद्ध धर्म का प्रसार हुआ। जैसा कि आप कल्पना कर सकते हैं, यह कार्य अत्यंत विशाल और चुनौतीपूर्ण था, जिसमें हर शब्द, हर पंक्ति को सही अर्थ के साथ अनुवाद करना पड़ता था। इसके लिए सावधानी पूर्वक देखभाल, गहरी समझ और अथक धैर्य की आवश्यकता थी। लेकिन xuanzang अपने अटूट समर्पण और दृढ़ निश्चय से प्रेरित होकर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रकाश साझा करने के लिए जीवन भर अथक प्रयास करते रहे, जिससे आने वाली पीढ़ियां भी इस ज्ञान से लाभान्वित हो सकें। xuanzang की महाकाव्य यात्रा और उसके बाद उन्होंने जो काम किया,
उसका चीन में बौद्ध धर्म के विकास पर गहरा प्रभाव पड़ा। उनके अनुवाद, जो अपनी सटीकता और स्पष्टता के लिए जाने जाते हैं, कई बौद्ध ग्रंथों के मानक संस्करण बन गए और आज भी व्यापक रूप से अध्ययन किए जाते हैं। लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात, उनकी यात्रा वास्तव में सांस्कृतिक आदान प्रदान की शक्ति का प्रतीक है। शुआनजांग की तीर्थ यात्रा ने एशिया की परस्पर जुड़ाव पर प्रकाश डाला, दिखाया कि कैसे विचार भौगोलिक सीमाओं को पार कर सकते हैं और विभिन्न संस्कृतियों को समृद्ध कर सकते हैं। उनकी कहानी हमें प्रेरित करती रहती है, हमें ज्ञान की खोज, विभिन्न पर्सपेक्टिव्सों को अपनाने और लोगों और राष्ट्रों के बीच समझ के पुल बनाने के महत्व की याद दिलाती है।